नाजरीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। आज हम जावेद आज़म साहब के घर पे आए हैं। इनकी दो बेटियों ने बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है और एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। जैसा कि मेरे जानकारी में तो अभी तक नहीं आया कि मऊ में ऐसा किसी परिवार में हुआ हो कि किसी वालिद की दो बेटियों ने एक साथ पीएचडी में दाखिले के लिए क्वालिफ़ाई किया हो। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक़ा जावेद और सुमैया जावेद। जावेद आज़म साहब, आप जानते होंगे मिर्ची मस्जिद के पास जे मेडिकल स्टोर, बहुत पुराना मेडिकल स्टोर है और ख़ुद भी ये पढ़े लिखे हैं और अपने बच्चों को भी इन्होंने बहुत पढ़ाया है। तो आपकी बात से हम लोग आज इन बच्चों से बात करेंगे और एक मैसेज देंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने आखिर कौन सा पढ़ाई का तरीका इस्तेमाल किया कि इनको इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आपका नाम? सुमैया जावेद। सुमैया जावेद जी। सुमैया, आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई? पहले शुरू से बताइए आप। बेसिक मेरी स्कूलिंग जो है वो फातिमा कॉन्वेंट स्कूल से हुई है। फिर ग्रेजुएशन मैंने नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ से करा। फिर मास्टर्स मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है और अब मेरा पीएचडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक सब्जेक्ट से है। तो अब ये बताइए कि अब पहले तो ये अब यूजीसी के ज़रिए होता है ना पीएचडी? हाँ, तो मेरा यूजीसी नेट भी अभी क्वालिफाई हुआ है, रिसेंट वाला। अच्छा, तो नेट क्वालिफाई किया, उसमें जेआरएफ भी आता है, तो जेआरएफ क्वालिफाई? जेआरएफ नहीं है अभी, नेट यूजीसी नेट क्वालिफाई है और उसमें मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी भी एडमिशन एंट्रेंस दिया था, वो भी क्वालिफाई हो गया था, पर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रेफर कर रही हूँ। अच्छा, तो आपने इकोनॉमिक्स? हाँ, इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स क्यों आपने सिलेक्ट किया? इकोनॉमिक्स में मेरा इंटरेस्ट था और जैसे इंडिया की इकोनॉमी भी देखते हुए मेरा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसलिए मैंने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स मास्टर्स में अलीगढ़ में ही चूज़ कर लिया था। अच्छा, मास्टर भी आपने इकोनॉमिक्स में किया है? हाँ, मास्टर्स भी मेरा इकोनॉमिक्स से ही है। तो इकोनॉमिक्स में आप आगे चल के क्या ख्वाब है आपका? जैसे मेरा कोई एक प्लान तो होता है ना। मेरा भी इंडस्ट्रियल एरिया में मेरा रिसर्च करने का इरादा है। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है उनको कवर नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, तो उसी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को मेरा आगे वो प्रेफर करना है कि छोटी छोटी। मौजूदा दौर में आपको भी लग रहा है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं तो उसमें तरक्की के बजाय उनका ज़वाल हो रहा है। हाँ। ऐसा हम लोग भी महसूस करते हैं और दुनिया भी ये कहती है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका ज़वाल हो रहा है। तो ये तो बहुत अच्छा आपका सोचना है। तो इसका क्या आखिर आपके जहन में कोई खाका है? जैसे मऊ में हमारे जो हैंडलूम इंडस्ट्री है उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम लोग जानते नहीं है। गवर्नमेंट की स्कीम है पर हैंडलूम इंडस्ट्री भी अभी भी पीछे चल रही है, पर इसका यूज़ इतना ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे। तो गवर्नमेंट को चाहिए आगे आके पहले तो इलेक्ट्रिसिटी पूरी सुधारे यहाँ पे और जो हैंडलूम इंडस्ट्री है उसको आगे चल के भी बढ़ावा दे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज हमारे जीडीपी पे जाता है। जी। नहीं, तो जैसे क्या लगता है आपको कि आप मऊ की रहने वाली हैं और एक मेरे ख्याल से आप सब देखती हैं कि यहाँ क्या काम हो रहा है, यहाँ क्या बिजनेस हो रहा है, यहाँ किस तरह का कारोबार हो रहा है, तो यहाँ के कारोबार को भी ध्यान में आपने रखा हुआ है कि यहाँ के कारोबार को कैसे फ़रोग़ मिलेगा? जी, मैंने यहाँ का भी वहाँ प्रेजेंट किया था जब इंटरव्यू दिया था। मऊ की भी इंडस्ट्री ली थी, कुछ छोटी छोटी लखनऊ की इंडस्ट्री ली थी, उन्हीं सबको मिला के गवर्नमेंट अगर स्कीम बनाए, यहाँ पे सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का देखना है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे बुनकर हैं हमारे वहाँ के, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वाटर का है, सैनिटेशन प्रॉब्लम है, गंदगी भी है बहुत ज़्यादा। उस सबको अगर गवर्नमेंट ध्यान दे छोटे उस पर, तो हम बहुत इसको डेवलप कर सकते हैं, मऊ सिटी को भी और बाकी जो छोटी छोटी शहर हैं उन लोगों को भी। हेल्थ को लेकर आपने बुनकरों में क्या कमी पाई? हेल्थ में आई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि रोशनी इतनी कम होती है और सुई नीडल धागा से टेक्नोलॉजी यहाँ की इतनी अपग्रेड नहीं है कि वो लोग एक्सेस कर सके। कई लोगों को वो चीज़ें पता है पर वो लोग पैसे के कारण एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट से आप इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और किस तरह की मांग, क्या एक्सपोर्ट सेंटर या और इस तरह की चीज़ें, सेलर्स एंड बायर्स मीट, हाँ, प्रोसेसिंग प्लांट, जो ODOP स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसमें जैसे हाँ मऊ भी है, आजमगढ़ भी है, पर जैसे जो मऊ के कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं वो ज़्यादा दिखते नहीं है तो यहाँ के प्रोडक्ट पर वो दूसरे शहर के नाम से भी फेमस होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मऊ की भी इंडस्ट्री आगे और जो भी ये बैक
में हो रहा है उसको सुधार करे। तो इसमें टॉपिक तो सिलेक्ट अभी नहीं हुआ होगा? नहीं, अभी नहीं हुआ है, मैंने उसको प्रपोज कर दिया। टॉपिक क्या प्रपोज किया आपने? मैंने यही दिया है कि क्या कंट्रीब्यूशन है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का और जीडीपी का जो बहुत ज़्यादा परसेंटेज यहाँ से जाता है, तो गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम को हम अवेयर करा सकते हैं यहाँ के, तो और अभी आगे हमारी इंडस्ट्री जा सके। मतलब ये कहा जाए कि मऊ की जो इंडस्ट्री है इस पर आपका खास फोकस होगा अपनी रिसर्च में? मऊ की भी, और भी जैसे हमें एक बहुत ब्रॉड एरिया पे काम करना होता है। मऊ का तो छोटा परसेंटेज हो जाएगा, पर मऊ से भी लिंक जो और भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे जो कंट्रीब्यूशन जाता है जीडीपी में, उस पे मेरा वर्क रहेगा। अभी मैंने प्रपोज किया है, ये सेलेक्ट हो जाता है तो फिर मैं इसी पे काम करूँगी। और क्या प्रपोज किया आपने? और मैंने दो तीन इंडस्ट्रीज़ है, जैसे भदोई की कारपेट इंडस्ट्रीज़ है, उसका बहुत बड़ा शेयर होता है हमारे उत्तर प्रदेश की जीडीपी पे। फिर इसकी लखनऊ की चिकनकारी इंडस्ट्री है, और फिर मऊ की हैंडलूम इंडस्ट्री को भी मैंने प्रपोज किया है। अच्छा, जीडीपी का ताल्लुक तो प्रोडक्शन से होता है, तो इसके बारे में आप क्या जानती हैं? जी, प्रोडक्शन तो यहाँ पे होता है, पर एक्सपोर्ट जो होता है वो उतना नहीं हो पाता है। टर्नओवर जो आता है हमारा वो कम होता है, तो उसी को, क्योंकि कुछ जो होते हैं वो लोग को अभी अवेयरनेस ही नहीं है कि हम किस किस जगह पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जो ब्रोकर होते हैं बीच में वो कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो कमीशंस वो लोग चार्ज करते हैं वो बहुत हाई होता है ऊपर तक जाने के लिए। तो इसी सब चीज़ों में हम देख सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एक मसला आपके सामने आएगा बाल मजदूरी का, उस पर क्या नजरिया आपका? बाल मजदूरी, क्योंकि उन लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी कम है कि वो, वहाँ की औरतें भी काम करती हैं, उन्हें बच्चों को भी इन्वॉल्व करना ही पड़ता है, क्योंकि उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपनी सुधारने के लिए इतनी गरीबी भी है कि अपने बच्चों को वो लोग लगा ही देते हैं काम पे। और जो वर्कर है अभी कोविड के बाद वो माइग्रेट होकर दूसरे सिटीज़ में चले गए हैं, तो यहाँ पे पीछे उनके घर को संभालने। दूसरे सिटीज़ में क्यों गए? यहाँ तो इंडस्ट्री है, तो लोग आखिर क्यों पलायन कर रहे हैं? यानी दूसरे शहरों में भी जा रहे हैं, दूसरे देशों में भी जा रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो छोटे काम है वो उनके घर की औरतें और बच्चे देख लें, बाकी वो भी अगर काम पे जाएंगे तो बाहर देश में जैसे सऊदी अरबिया भी जाते हैं, तो वहाँ उनको उस हिसाब से ज़्यादा पैसा मिलता होगा, इसलिए वो वहाँ जाके मेहनत करते हैं। एक वजह ये भी तो हो सकती है कि जैसे काम, आबादी ज़्यादा बढ़ गई और काम बढ़ा नहीं, लूम बढ़ा नहीं, तो उनको ये प्रॉब्लम भी हो सकता है बाहर। हाँ, एम्प्लॉयमेंट तो हमारे यहाँ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया का, कि जितना भी है हमें पढ़े लिखों को इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, वो तो खैर मजदूर है उनको भी नहीं मिल रहा है। तो जो हैंडलूम इंडस्ट्री अगर सुधार कर दे, टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कर दे, उनको अवेयर करा दे, पढ़ा लिखा दे, या थोड़ा सिखा दे कि कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, तो शायद एम्प्लॉयमेंट सुधर जाए। अच्छा, ख़वातीन की हिस्सेदारी हमारे कारोबार में है, इसको आप कैसे देखती हैं? पॉजिटिव देखती हैं कि नेगेटिव देखती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल पॉजिटिव देखती हूँ कि अपने उसमें जो भी आपका स्किल और टैलेंट है आप उसको एक्सप्लोर करिए, वहाँ जाइए, जो भी आपका एरिया है वुमेन को आगे आना चाहिए, और जो भी उनका वो है पैशन उसको अचीव करना चाहिए। यानी कोई भी टैलेंट सीखना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे इसको बाहर के लोगों में बड़े उसके नज़रिए से देखा जाता है कि मऊ में औरतें काम करती हैं। हाँ, तो मऊ में अगर औरतें काम करती है तो एक दायरे में रह के काम करती है, बहुत कुछ है, लाइक हमने सिलाई का है, कढ़ाई का है, वो चीज़ बड़े उस पर आप जाके कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपका पैशन है ये तो आपको बाहर ही निकल के करना है। आजकल तो ऑनलाइन है, B2B बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस, आप उस पर एक्सेस करिए, ये चीज़ भी सही है। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस भी तो घर में बैठ के औरतें कर सकती हैं जी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, यानी हमारा जो हैंडलूम या पावरलूम जो हमारा है, अगर इसको भी ऑनलाइन बिजनेस के तौर पर आगे बढ़ाया जाए तो इस पर क्या फ़ायदा मिलेगा हमको? उसके लिए बहुत खर्च जाएगा। ऑनलाइन बिजनेस के लिए आप रीच चाहिए कस्टमर की, सारे वेबसाइट पे अपना एडवर्टाइज कराने के लिए पैसे लगते हैं। तो जो स्मॉल स्केल बिजनेस होती है उसकी टर्नओवर उतनी नहीं होती है कि वो ऊपर इंटरनेशनल तक रीच कर सके, तो पहले छोटे स्तर पे वो काम करेगी, फिर उसके बाद वो ऊपर उठ पाएगी। एक वेबसाइट पे अपना कुछ डालने में क्या दिक्कत है? आखिर मऊ के लोग उस पर क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? वो डाल सकते हैं, बट मऊ के लोगों में ये होता है वहाँ पे डालेंगे, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज़्यादा आएगी, जितना वो कमाई इधर से नहीं लेंगे दुकान से, उतना उनको एडवर्टाइजमेंट और कमीशन देना पड़ जाएगा। इसलिए वो छोटे स्तर पे काम करके फिर ऊपर जाएं, ये मेरा ज़्यादा नहीं। जैसे ये कि होलसेल में अगर आप कोई माल बेचेंगे तो उसका रेट कम होगा, और अगर रिटेल में आप बेचेंगे तो उसका अच्छा प्रॉफिट भी तो उसमें मिलेगा। मिलेगा, पर वो जो रीच होती है, मैंने बताया ना, कस्टमर की जो रीच होती है, आपको कस्टमर बनाने के लिए भी तो लोग चाहिए। तो फिर वो बीच में जो मिडिल मैन आएंगे वो भी अपना आपका पैसा खाएंगे। कमीशन आजकल इतना चार्ज कर रहे हैं सब लोग कि जितना कि आपकी लागत नहीं होगी उतना आप कमीशन वगैरह दे देंगे। सबके बाद ऑनलाइन बिजनेस
तो सक्सेस है ना, उसमें आखिर हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं है? ऑनलाइन बिजनेस सक्सेस है, पर वही है किसी को अवेयरनेस नहीं है, लैपटॉप कंप्यूटर चलाने का भी वो तरीका नहीं है। ये सब कुछ देने के लिए भी आपको एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन खोलनी चाहिए, लोगों को सिखाना, मतलब छोटा मोटा भी आप सिखा सकते हैं कि कैसे कस्टमर बनाए, या कोई एक पर्सन रख सकते हैं आपको आपकी साइट देखने के लिए। ये सब चीज़ें यहाँ कमी है, वो चीज़ बढ़ाने के लिए हमें करना पड़ेगा। अच्छा सुमैया, चूँकि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ अक्सर, मगर जितनी बेबाकी से आप बात कर रही हैं और जितना आपके पास नॉलेज है, और इस फील्ड में जो फील्ड आपसे मुताल्लिक नहीं है उसमें आप बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रही हैं, तो ये बात मुझे बड़ी हैरत भी हो रही है और खुशी भी हो रही है। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा। इसलिए मैं इसी सिलसिले में थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि थोड़ी डिस्कशन आगे बढ़े। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर हेल्थ को लेकर आप वीवर्स के बीच में रहती हैं, तो वीवर्स के घर में आप देखिए कि जो लड़कियों की हाइट है, जो लड़कियों का वेट है, या जो लड़कों का वेट है और लड़कियों की हाइट है, तो जो आम गरीब परिवार है उनके घर में ये चीज़ें कम हैं, और जो खुशहाल परिवार है उनके घर के बच्चों को आप देखिएगा तो इसमें उनकी हाइट भी ज़्यादा है, वेट भी अच्छा है, सेहत भी अच्छी। इसका क्या कारण है? वो तो जो चाइल्ड जब छोटे होते हैं हमारे, उसके न्यूट्रिशन कितना वो इनटेक करता है उस पर बेसिस करता है। तो वो लोग पहले तो क्या होता है कि जितना भी उनके इनकम नहीं होती, उससे ज़्यादा उनके बच्चे होते हैं, उतने में वो कैलोरी इनटेक नहीं कर पाते हैं, तो उससे वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है कि जब डेवलपमेंट का वो होता है एज, उस हिसाब से वो लोग खाना पीना नहीं दे पाते हैं। ये बिल्कुल ठीक सुमैया ने ये बात कही, और ये बात मेरे जहन में भी अक्सर रहती है कि आखिर जो बुनकर परिवार हैं, या बुनकर के अलावा और भी जो दूसरे लोग जो गरीब परिवार हैं, उनके वहाँ हेल्थ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और बहुत अच्छा एनालिसाइज किया है सुमैया ने उस बात को, और ये समझना चाहिए कि जब एक माँ उम्मीद से होती है तो उसे जो ज़रूरी दवाएं और जो ज़रूरी खुराक मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, और फिर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद भी जो ज़रूरी उसको मिलनी चाहिए चीज़ें वो उसके वाफर मकदार में नहीं मिल पाती। इस वजह से उसका ग्रोथ जो है जिस परसेंटेज में होना चाहिए वो ग्रोथ उस परसेंटेज में नहीं होता। सुमैया, आपका बहुत शुक्रिया। अब हम सिद्दीक़ा जावेद से बात करेंगे। सिद्दीक़ा, आप ये बताइए कि आपका क्या सब्जेक्ट है? जी, मेरा सब्जेक्ट बॉटनी है, और स्कूलिंग मेरी फातिमा कॉन्वेंट स्कूल से हुई है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ नहीं 12th तक फुल। अच्छा, LKG to 12। अच्छा, LKG to 12 फातिमा कॉन्वेंट स्कूल। आफ्टर देन फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD कर ली। नहीं, तो PhD में आपका मिल गया? हाँ, हो गया। तो ये पहली बार आप लोगों ने दिया था PhD का? हाँ, एंट्रेंस पहली बार दिया था। तो सिनॉप्सिस उसमें लिखनी पड़ी होगी ना? सिनॉप्सिस नहीं, रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ा था, प्रपोजल अच्छा, दिया था। तो सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल में क्या फ़र्क है? सिनॉप्सिस आप कोई अपनी तरफ से प्लान करके जो लिख के रिटन में हम उनको प्रपोज करते हैं कि हम इस पे काम करना चाहते हैं। प्रेजेंटेशन इज़ लाइक जो एरिया में वर्क हो रहा है ऑलरेडी, उनके किसी टॉपिक को लेके हमने प्रेजेंट किया हुआ। जी। तो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जैसे आपका सब्जेक्ट आपने क्या लिया? मेरा सब्जेक्ट बॉटनी है, और वहाँ पे मैंने बॉटनी में भी तो कुछ ब्रांचेस होंगी ना? प्लांट टिश्यू कल्चर पे मैं काम करना चाहती हूँ। वहाँ पे मैंने प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए अप्लाई किया है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ा बताइए, हम लोग जानकारी नहीं है। प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें प्लांट के हर पार्ट से, कोई भी पार्ट, भले रूट होती है, स्टेम होती है, किसी भी प्लांट के एक पार्ट को लेके आप लेबोरेटरी में हम उस पार्ट से पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो ये टेक्निक हो गई, इसको माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। इससे ये क्या होता है कि स्मॉल स्केल पे, जैसे कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए काफ़ी लंबा टाइम चाहिए होता है, लेकिन उस टाइम में एक पर्टिकुलर कम ही प्लांट हम ग्रो कर पाएंगे, फील्ड एरिया ज़्यादा चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में उस एक प्लांट के पार्ट से, कई सारे पार्ट से हम उस पूरे प्लांट को कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो भी प्लांट से हमें मेडिसिन चाहिए होती हैं उसको हम कम टाइम के अंदर बना सकते हैं, जो भी पूरा इस्तेमाल। अच्छा, ये जो खाने पीने के जो सामान बनते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, फल हो गया, तमाम अमरूद हो गया, ये सब आजकल आ रहा है जी। तो ये सब भी तो क्या इसको बोला जाएगा कि ये इसको दवा के ज़रिए इसको बढ़ाया जाता है? जी, इसको थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। हाँ जी। तो क्या आप जो काम करेंगे तो उसमें ये चीज़ भी शामिल है? नहीं, ये उसके निचले स्तर की चीज़ें हैं। मैं मेडिसिन तक पे काम करूँगा। अच्छा, आपका काम मेडिसिन पे? जी। मेडिसिन में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनका प्रोडक्शन पे आप काम करेंगे? जी। तो इससे और क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी अभी मेडिसिन डेवलप नहीं हुई हैं हमारे लिए, या फिर जो बाहरी देशों में हैं और हम तक रीच नहीं है, उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे और कम टाइम और कम पैसों में इंडिया को उससे डेवलप करेंगे। अच्छा, यानी कि जो चीज़ें हमारे वहाँ अभी डेवलप नहीं हुई हैं, हाँ, उस पर काम करने की तो बाहर में जो चीज़ें हैं उनको कैसे जानते हैं आप लोग?
वो हम रिसर्च के थ्रू, रिसर्च पेपर के थ्रू। उसके लिए जाना भी पड़ता है दूसरी जगहों पे या सब नहीं पता, online? नहीं जो साइंटिस्ट गए हैं उनको पता है, उनके थ्रू हमें पता चलता है। तो जो कमी है और जो हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट है उसका यूज़ करके हम उसका डेवलपमेंट कर सकते अच्छा, हैं। इन्वायरमेंट की बात आपने कही तो मुझे पर्यावरण पे थोड़ा सा ध्यान आ गया कि पर्यावरण को लेकर जैसे पौधे ही मेन चीज़ है, उसके लिए जाहिर सी बात है कि पेड़ और दरख्त उसके लिए मेन चीज़ें हैं। तो इसमें अगर हमको काम करना पड़े कि जैसे एक दरख्त हमको लगाने में आज अगर लगाते हैं तो काफ़ी उसमें मुद्दत लगती है बड़ा होने में, जब वो पूरी ऑक्सीजन दे सके, तो उस पर भी क्या आप काम करेंगे कि ये जल्दी कैसे बड़े हो जाएं और जल्दी कैसे काम करने लगें? जी, यही तो मेरा टॉपिक है। प्लांट टिश्यू अच्छा। कल्चर एक ऐसा ही टॉपिक है कि हम प्लांट को कम टाइम के अंदर ग्रो कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा उससे जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उसको हम यूटिलाइज कर सकें। मतलब मेडिकली जो पौधे काम आते हैं उन्हीं पे नहीं बल्कि जनरली जो पौधे हैं उन पे भी आपका काम होगा? जी, तो आप बताइए कि इसका क्या बेसिक क्या होगा, इसका बेसिक नीड इसकी क्या होगी? बेसिक नीड यही होगी कि हम देखिए, मैं अभी जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट के फॉर्म में काम करूंगी एज तो वहाँ पे जो अभी हमें सिखाएंगे किस तरीके से टेक्निक को अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस लेबोरेटरी में। फिर टेक्निक को अप्लाई करेंगे, फिर उससे जो हमें प्रोडक्ट्स मिलेगा उसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि किस तरीके से हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब पीएचडी कंप्लीट होने के बाद फिर आगे क्या करना पड़ेगा, किधर जाना होगा? जी, मैं उसी फील्ड में साइंटिस्ट के पोस्ट पे रहना चाहूँगी कि और ज़्यादा डेवलपमेंट के पर्पस पे। तो उसके लिए सेंटर कौन सा आप चॉइस करना चाहेंगी या आपकी ख्वाहिश है? नहीं, मैं इंडिया में ही काम करना चाहूँगी, यहीं पे रह के। किस तरह के सेंटर जो CSIR से रिलेटेड सेंटर्स हैं, जैसे कि नेशनल बोटेनिकल गार्डन है हमारे, ये लखनऊ में है, इस टाइप चीज़ों पे काम करना चाहूँगी यहाँ पे। अच्छा, आप दोनों लोगों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? जी, हम लोग 4 भाई बहन हैं। 4 दो भाई बहनें? बहन, 2 बहन हैं, 2 भाई हैं छोटे। भाई क्या करते हैं? भाई एक BDS कर रहा है और एक जो 12th स्टैंडर्ड अभी यहाँ से पास किया है फातिमा कॉन्वेंट से, अभी वो BTech कर रहा है अब्बू नोएडा क्या में। अब्बू हमारे बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जी। तो अब आप जैसे मान लीजिए कि पीएचडी में कामयाबी के बाद या अभी मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको एडमिशन भी मिल गया है। तो मेरे ख़्याल से स्कॉलरशिप जो आती थी वो तो आपको JRF के बाद मिलती है ज़्यादा स्कॉलरशिप, या इसमें भी मिलेगी? जी, इसमें भी मिलती है। कम मिलती है? हाँ, कम मिलती है, पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कुछ मिलती है। अभी सरकार का एक बयान आया था, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, कि माइनॉरिटीज़ को जो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन से जो स्कॉलरशिप मिलती है उसको बंद करने की इनकी योजना है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? स्कॉलरशिप ना रोकनी चाहिए बच्चे की किसी भी तरीके से। कुल सरकार को अपना बयान वापस लेना चाहिए, उसी के भरोसे हैं, क्योंकि अभी फॉर्म्स और कोविड की वजह से काफ़ी लंबा टाइम खिंच गया है। 2021 का ये एग्ज़ाम है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए और अब 2023 में एडमिशन हो रहा है। तो हम और स्कॉलरशिप, बल्कि एक ये भी प्रॉब्लम है कि वो देने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, तो टाइम पे आए और जो स्कॉलरशिप ना रोकनी चाहिए बच्चे की किसी भी तरीके से। एक आखिरी सवाल कि आप अगर ये बताएं कि जो दूसरे बच्चे हैं जिनका ख्वाब है कि वो भी सिद्दीक़ा और सुमैया बन जाएं, तो उनको किस तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी? पढ़ाई डेली बेसिस पे करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि 10 घंटे 12 घंटे, डेली करिए और बस रूटीन में लगे रहिए अपना और सिलेबस के अकॉर्डिंग। नहीं, ये बताइए कि आप टाइम टेबल के पाबंद होकर पढ़ना चाहिए या अपनी सहूलत के एतबार से पढ़ना चाहिए? अपनी सहूलत के एतबार से, लाइक एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। आप बताओ भैया। मेरा ये है कि जो आपका फोकस है, जो आपको करना है, थोड़ा ही पढ़िए, डेली पढ़िए। जैसे अगर आपको उस दिन पे कोई काम है या कुछ करना है, लेकिन थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, उस चीज़ को छोड़िए मत, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, तो इंशाल्लाह जो भी है वो आपको मिल जाएगा। और कोई मैसेज या कोई ऐसी बात जो छूट गई हो मेरे पूछने में, कुछ जो आप कहना चाहते हो? आप लोग तो माशाल्लाह इतना बढ़िया बोल रही हो कि टेलीविज़न पे आप जाएं तो बढ़िया से काम करेंगे आप लोग। मैसेज तो यही है कि हर घर की लड़कियों को पढ़ना चाहिए, कोई भी पीछे ना रहे, बाहर एक्सप्लोर करे, क्योंकि हमारे मऊ में इतने है तालीम, मऊ में ही पढ़ें, कहीं पे भी पढ़े, लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए। और इंटरनेट को एक्सप्लोर सिर्फ पढ़ाई के लिए भी करें और बाकी चीज़ें भी देखें, जो आपका कोर्स है उसके हट के भी आप लोग को चीज़ें सीखनी चाहिए। मोबाइल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उस पर क्या कहेंगे आप, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं? जी, मोबाइल का पॉजिटिव वे में यूज़ करें, लाइक बहुत सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं, ई बुक्स अवेलेबल हैं, तो जो पॉजिटिव चीज़ें उस पर ज़्यादा ध्यान दें। एंटरटेनमेंट के बेसिस पे कभी कभी थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए चलता है, मगर अपनी सहूलत के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए ज़्यादा यूज़ करें। फेसबुक से कोई फ़ायदा?
कनेक्शंस रहते हैं, जो पुराने टीचर्स हैं जिनको हम छूट गए हैं, जिनसे नहीं मिल पाते हैं, ऐसे इजीली फ़ोन नंबर्स तो नहीं मिल पाता है, तो उनको रीच करने के लिए फेसबुक में कहेंगे अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो फेसबुक कनेक्शन है, ग्रुप है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिसर्च वगैरह वाली भी है, वो भी फेसबुक के ग्रुप पे ही हैं। डायरेक्टली तो आप नहीं अप्रोच कर सकते, बट फेसबुक से आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक का वो एक नशा होता है कि लाइक और कमेंट के चक्कर में जब पड़ता है तो क्या वक्त बर्बाद नहीं होता है, बट अगर आपका फोकस जिस चीज़ पे है वो आप नहीं कर सकते, टाइम ख़राब आपका, जब फोकस वो रहेगा तो आपकी एक प्लेलिस्ट ऐसी बन जाएगी कि आपको बार बार वो चीज़ वही दिखेगी जो आपको देखना है। तो अपनी प्लेलिस्ट आप ऐसी बनाइए कि जो आपको देखना है वही आपके मोबाइल पे दिखे। टारगेट पे नज़र हमेशा रहनी चाहिए, फोकस रही। और जो कुछ भी करिए, आप जो कुछ भी करिए उसको इसी, देखिए ये बड़ी अच्छी बात इन लोगों ने कही कि आपका एक टारगेट होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए, और मकसद से कभी भी आपकी तवज्जो हटनी नहीं चाहिए। जो कुछ भी करिए, कोई चीज़ बुरी नहीं है। इन लोगों ने बड़ा वादे तौर से कहा कि ना फेसबुक बुरी चीज़ है, ना व्हाट्सएप बुरी चीज़ है, ना टेलीविज़न बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ कोई कब होती है, जब आप उसका इस्तेमाल गलत करते हैं। यानी अगर पॉजिटिव वे में और अपने टारगेट को पूरा करने के लिए अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि जदीद टेक्नोलॉजी है, तो ये आपकी लाइफ में बेहतर काम करेगी और आपके लिए मुफीद साबित होगी। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।